नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौथेला। हरियाणा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि सरकार अब नए 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी। इस पर काम किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी सुनिश्चित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी का विधेयक पेश करने की बात कही है। सरकार की तरफ से इसका अध्यादेश पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसकी अवधि 6 महीने होती है। ऐसे में विपक्ष को कितना ये रोड मैप रास आ रहा है और हरियाणा की जनता के लिए कितना मुफीद है, क्योंकि बीजेपी का ये सरकार का तीसरा कार्यकाल है। आज चर्चा करेंगे इसी पर। तो सत्र का आगाज हो चुका है, रोड मैप तैयार है। अब रोड मैप जनता को कितना रास आएगा और विपक्ष को कितना रास आएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर पानीपत जुड़ रहे हैं हमारे साथ, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आप तीनों का। आपसे चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ हुआ पहले दिन सत्र के। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद हरियाणा विधानसभा का सत्र बुधवार को शुरू हो गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सरकार का रोड मैप सामने रखा। राज्यपाल ने कहा कि जिन युवा युवतियों ने सीईटी यानी सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया है और उन्हें अभी नौकरी नहीं मिली, सरकार उन्हें 2 साल तक 9,000 रुपए प्रति महीना मानदेय देगी। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें अगले 2 वर्ष तक 9,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। विदेशों में रोजगार पाने की इच्छुक युवाओं को सरकार उचित मार्गदर्शन और मदद प्रदान करेगी। गौरतलब है कि सरकार के कामकाज और इरादों का खुलासा करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ये भी कहा कि हाईवे के पास सरकार ट्रॉमा सेंटर बनाएगी ताकि सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को जल्द इलाज मिल सके। सभी राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर हर 60 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करेंगे। 100 बिस्तर वाली सिविल अस्पतालों को 200 बिस्तर तथा 200 बिस्तर वाली सिविल अस्पतालों को 300 बिस्तर वाले अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा। उधर सत्र के पहले दिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने चुनावी वायदों पर तो कुछ कहा ही नहीं, लोग ये सुनना चाहते हैं। विधानसभा अभी 2 दिन और चलेगी, 14 नवंबर को और 3 दिन की छुट्टी के बाद 18 नवंबर को। लगता है आगे चलकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोर आजमाइश होगी, क्योंकि अब तो 2 दल ही सामने हैं, बीजेपी और कांग्रेस। एक के पास 48 विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के 37 विधायक। लोग अपना काम कर रहे हैं। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो राज्यपाल का अभिभाषण ये बताने के लिए काफी होता है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार किस तरीके से काम करने वाली है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या बीजेपी ने जिस तरीके के सपने चुनाव से पहले दिखाए, जो वादे किए, वो अभिभाषण में उसकी झलक दिखाई दे रही है। क्या विपक्ष इस तस्वीर को स्वीकार करेगा, आम जनता इस तस्वीर को स्वीकार करेगी जो अभिभाषण में झलक दिखाई दी। उसमें बहुत सारी बातें आज राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान की हैं। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। किस तरीके से अभिभाषण को समझा जाए, किस तरह का ये रोड मैप तैयार किया है सरकार ने, ये दिखाया है कि सरकार तीसरा टर्म है और बहुत बेहतर काम करेगी पहले से। देखिए पंकज, राज्यपाल का अभिभाषण उम्मीद जगाने वाला है जी। जिस तरह की उम्मीद कोई स्टेट के लोग, युवा, महिलाएं, आम लोग कर सकते हैं, उस तरह की उम्मीद जगाने वाला है। उन्होंने 2 चीजों पर प्रमुखता से जोर दिया। एक तो ये कि सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सरकारी नौकरी के लिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी, जिसमें क्लैरिकल है या उससे नीचे जो चपड़ासी वगैरह, पियून होते हैं, माली होते हैं, अटेंडेंट होते हैं। सी और डी ग्रुप की भर्ती जो है सीईटी से होती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। पहले सीईटी को लेकर काफी परेशानियां भी थी, लेकिन जो कमियां थी उनको दूर किया गया है। और सरकार ने यह भी कहा है कि अब साल में 2 बार होगा, पहले 1 बार था। कुछ दिक्कतें भी आई थी सामने, उनको दिक्कतों को दूर किया गया है। लेकिन सीईटी में ये है कि नौकरी सरकारी मिलेगी, ये गारंटी है। अभी सीईटी का जो रिजल्ट आया था पीछे, कुछ लोग उन्होंने पास कर लिया आवेदकों ने, लेकिन नौकरी नहीं मिली, बहुत सारे लोग हैं। तो सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया, वो भी गवर्नर की तरफ से,
गवर्नर जो कहते हैं तो बात तो पूरी होगी, क्योंकि उस पर भरोसा किया जा सकता है। सरकार की तरफ से सरकार का रोड मैप, सरकार किस तरीके के कार्य करेगी, योजनाएं शुरुआत होने वाली है। तो सीईटी जो पास है लेकिन नौकरी नहीं मिली, 9,000 रुपया 2 साल तक प्रति महीना उनको मिलेगा। मेरे को लगता है जो नौकरी जब तक नहीं मिलेगी, इस 9,000 से उनका गुजारा चल सकता है, अपनी जेब खर्ची, या और अप्लाई करना चाहे किसी अच्छी नौकरी के लिए तो उनका खर्चा निकल जाएगा। मतलब उनको ये अफसोस नहीं होगा कि सीईटी पास की नौकरी मिली नहीं, तो एक सांत्वना उनको दी जा रही है। दूसरा, हरियाणा में मैं पानीपत जिले की बात करूं, पानीपत औद्योगिक शहर है, चारों तरफ हाईवेज बन गए हैं। हम दिल्ली जाएं तो हाईवे है, चंडीगढ़ जाएं तो हाईवे है, हरिद्वार की तरफ जाएं हाईवे है, और रोहतक होते हुए राजस्थान जाए तो हाईवे है। तो हाईवेज का काफी जाल बच चुका है। और लेकिन ये भी आंकड़े, सुर्खियां बनती है मीडिया की, अखबारों में आता है, टेलीविजन पे रिपोर्ट्स होती है कि हाईवेज पे हरियाणा में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, क्योंकि हाईवे बनने से लोग ओवर स्पीड भी गाड़ी चलाते हैं, रात दिन 24 घंटे गाड़ियां चलती है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। जीटी रोड पर पानीपत की बात करें, पानीपत एक अकेला शहर है दिल्ली चंडीगढ़ के बीच 7 जिलों में, जो हाईवे पर जिला अस्पताल जब चला हुआ है, और अच्छी खासी बिल्डिंग है, सुविधाएं भी है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जिलों के अंदर है। जैसे सोनीपत है, अगर कोई रोड एक्सीडेंट का केस है तो 8 किलोमीटर शहर की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अब हाईवेज के आसपास हर 60 किलोमीटर पर ट्रोमा सेंटर बनेगा, मतलब अंग भंग होता है। रोड एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया, बाजू टूट गई, टांग या सिर पर चोट आई, तो वो बहुत जरूरी भी था। अब सरकार ये भरोसा दे रही है कि 60 किलोमीटर पर कोई भी रोड एक्सीडेंट में घायल होता है, हम 2 व्हीलर्स को देखते हैं, हाईवे पे स्पीड होती है, लेकिन कोई कार या ट्रक टक्कर मार दे तो खून इतना बह जाता है, अस्पताल जाते जाते ही रास्ते में मौत हो जाती है। तो एक अच्छी पहल है, और इसको अगर तेजी से पूरा किया जाए, जमीन पर उतारा जाए, तो मेरे को लगता है इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। आऊंगा आपके पास देवेंद्र, फिर से चर्चा करेंगे। उद्योग की बात की गई है, रोजगार की बात की गई है, गरीब तबके को अपने साथ जोड़कर रखने की बात की गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनको करने के लिए आपको बहुत बड़ा जिगरा और बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि इससे पहले के काम भी आपको याद दिलाए जाएंगे कि भैया आप ये छोड़ गए, आपने ये वादा किया, उनसे इतर भी आप बातें कर रहे हैं अभिभाषण में, उसके इतर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने और सुनने के लिए मिली हैं, उस पर भी काम करना होगा। महेश, आपके पास हमारे सरकार के तीसरे कार्यकाल का रोड मैप तैयार है, आज देखा गया अभिभाषण के दौरान। आपके जरिए समझना चाहेंगे कि कितना जनता के मुफीद है, और विपक्ष भी कहें हाँ नहीं काम ठीक है, हालांकि विपक्ष मानता नहीं। हुड्डा साहब ने कह दिया कि ये नई बोतल में पुरानी शराब, इस तरह की बात, यानी कि कोई नई चीज इसमें नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नींव को और ज्यादा मजबूत करने जा रही है। बीते लोकसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सीख लिया। बीते विधानसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शानदार बहुमत की जीत हासिल करने के बाद भी बहुत कुछ सीख लिया। सीख क्या थी? सीख ये थी कि रोजगार को लेकर युवाओं का आकर्षण अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बना रहेगा तो आने वाले वक्त में जो जमीन यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए तैयार कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं वो जमीन दरकती हुई नजर आ सकती है। अब तो आपने जातिगत इक्वेशंस को साधते हुए और एक चेहरे को बदलकर आपने परिस्थितियों को साधने का काम कर लिया, लेकिन अगर इस तरह की परिस्थितियां दोबारा कभी पैदा हुई तो किस तरीके से निपटेंगे? तमाम उन्हीं तैयारियों को आज, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जाता है कि एक चुनाव जीतने के साथ ही, शपथ ग्रहण के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। मैं इस अभिभाषण को भी अगले चुनाव की तैयारी के साथ जोड़कर देख रहा हूं, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि नई सरकार बनने के साथ ही जब अगली नौकरियों का जब जिक्र चलता है तो अगला चुनावी मौसम सामने होता है, और 2.5-3 साल के बाद ही जो नई नौकरियों की जो बात है वो सरकार की तरफ से शुरू की जाती है। लेकिन 100 दिनों के कार्यकाल के भीतर, यानी पहले 100 दिनों के भीतर ही आगे नौकरियां देने का जिक्र हो, उसके साथ ही या जो पोर्टल पर जो रोजगार दिए गए थे उन्हें 58 साल तक की गारंटी देने की, 1,20,000 पोर्टल पर काम करने वाले HKRM के जरिए लगाए गए कर्मचारियों को जॉब गारंटी देने की बात हो, उसकी बात जो है पहले अभिभाषण में की जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि यहां एक तरीके से गुजरात की तर्ज पर हरियाणा में अब अपनी जमीन भारतीय जनता पार्टी तैयार करना चाहती है। जिस तरह की गलतियां प्रशासनिक
स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर के वक्त की वो गलतियां दोबारा कभी दोहराई ना जाएं, ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और इतने कम वक्त में एक बार फिर से रोजगार की बात, इतने कम वक्त में तमाम वायदों को पूरा करने की बात, इतने कम वक्त में हर एक जो चुनावी घोषणा है उसे पूरा करने की बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगे हैं, तो यकीनन फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए संभावनाएं और ज्यादा घटती हुई नजर आएंगी। दरअसल यहां कांग्रेस पार्टी और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए संभावनाएं क्यों बनी थी? कुछ नाराजगी पैदा हुई थी मनोहर लाल खट्टर के कुछ निर्णयों की वजह से, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर थे, चाहे वो रोजगार को लेकर थे, चाहे वो पोर्टल के जरिए नौकरी देने को लेकर थे, चाहे पर्ची खर्ची का मामला भी हम अगर देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते थे कि पहल उनकी होनी चाहिए और सबसे पहले फायदा उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर इसके लिए तैयार नहीं थे। तो अब जो नीतिगत फैसले जिन्हें सही तरीके से लागू प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से नहीं किया गया था, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा और जिसका खामियाजा हवा के फॉर्म में, हवा के स्तर पर यहां कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज मिल रहा था और भारतीय जनता पार्टी उसका नुकसान झेल रही थी, वो परिस्थिति कभी दोबारा पैदा ना हो इसके लिए होमवर्क यहां पर शुरू किया जा चुका है। चाहे वो संगठन को मजबूत करने के लिहाज से, नए कार्यकर्ता बनाने के लिहाज से, चाहे वो युवाओं को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने के लिहाज से, और चाहे जो मौजूदा कर्मचारी हरियाणा सरकार में इस वक्त कार्यरत हैं उन्हें अपने साथ और ज्यादा बेहतर तरीके से जोड़ने की कोशिश के रूप में। क्योंकि हमने देखा कि जो विधानसभा चुनाव था उसमें जब पोस्टल बैलेट निकलकर सामने आए थे तो सरकारी कर्मचारियों का 70% तक वोट जो है वो एंटी बीजेपी जा रहा था, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा था और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जा रहा था। शुरुआत में आपने देखा होगा कि पहले आधे और एक घंटे में जो ट्रेंड्स मतगणना के दौरान निकलकर सामने आ रहे थे तो 70 सीटों पर कांग्रेस पहुंच गई थी। वो सिर्फ यही वजह थी कि कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे। वो नाराजगी अब दूर करने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के लिए और कह सकते हैं कि आने वाले दशकों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने लिए जमीन तैयार कर रही है। जी वीरेंद्र जी, आपके पास आ रहे हैं, आप जानना चाहेंगे अभिभाषण में आपको क्या कुछ दिखाई दिया और ये रोड मैप जो बताता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, बहुत सारी चीज़ें बढ़िया होंगी और कैसे होंगी, क्या ये बताया गया है? दूसरा ये कि जब दिक्कतों की बात आती है, परेशानियों की बात आती है तो किसान को लेकर इसमें कुछ है क्या? क्योंकि किसान लगातार परेशानी अपनी बताता रहा। मौजूदा वक्त में डीएपी की बहुत सारी दिक्कत झेल रहा है, किसान कह रहा है नहीं मिल रहा है हमको, उसको लेकर और किसानों की परेशानियों को दूर करने को लेकर कोई रोड मैप है क्या? देखिए, जो अभिभाषण होता है सरकार उसमें वाहवाही लूटने का प्रयास करती है। मतलब सरकार के जो आकर्षक योजनाएं होती हैं उनका ही ब्यौरा होता है, राज्यपाल उसे ही पढ़ते हैं। और जो सरकार की पिछली कारगुजारी होती है, जो सरकार ने पहले वायदे किए होते हैं, उनका क्या विवरण, मतलब उनका कहां तक जो है वायदों को पूरा किया गया, कौन से वायदे अधूरे रह गए, इनका कोई जिक्र होता नहीं है। और देखिए, जब हरियाणा के राज्यपाल हैं, इनका जो कार्यकाल है अब ये 5 वर्ष का पूरा हो चुका है। कोई 2 वर्ष वो हिमाचल में रहे, 3 वर्ष से ऊपर उनको हरियाणा में हो चुके हैं, मतलब उनके कार्यकाल से 1 महीना ऊपर हो चुका है। तो इसलिए अब उन नए राज्यपाल हरियाणा में किसी भी समय नियुक्त हो सकते हैं या इनका भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल तो एक रस्म अदायगी का भाषण पढ़ते हैं, ये रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं होता। और देखिए, सरकार की प्राथमिकताएं तो पता चलती हैं, लेकिन प्राथमिकताओं के अलावा सरकार के लिए इन बजट का प्रावधान कैसे करेगी? सरकार लोग लुभावन वायदे करती है, घोषणाएं करती है, उनके लिए बजट का कहां से प्रावधान होता है? हमें जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता उदाहरण देते हैं कि कर्नाटक का और हिमाचल का उदाहरण नहीं भूलना चाहिए, तो हरियाणा के अंदर भी अगर इस तरह रेवड़ियां बंटती रहेंगी तो लोगों को जो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। जो राज्य का बजट होता है 60-70% तो ये वेतन और भत्तों पर ही खर्च हो जाता है। अब ये देखिए कि जो हरियाणा में जितने पूर्व विधायक हैं उनका जितना कार्यकाल है उनको उतनी पेंशन मिलती है, जबकि पंजाब में ऐसा हुआ है कि जिनका जितना भी कार्यकाल हो पेंशन एक ही मिलेगी। हरियाणा के अंदर एकमात्र निर्मल सिंह ने, वो आम आदमी पार्टी में थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं अपने सभी कार्यकालों की एक ही पेंशन लूंगा। वो एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो सिर्फ एक ही पेंशन ले रहे हैं, बाकी हरियाणा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो मतलब विधायकों की पेंशन पर भी खर्च होता है और जो मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का जो आयकर होता है उसका भुगतान भी सरकारी खजाने से होता है। और जहां तक किसानों की बात है, देखिए किसानों के लिए सभी सरकारों की हमदर्दी रही है, इस सरकार की भी किसानों के प्रति हमदर्दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी देने की बात है। अब देखिए, सरकार जो डीएपी खाद की कमी है वो तो एक खैनिक भर है। देखिए, सरकार अपनी जो है उसको खाना पूर्ति कर रही है कि इतनी आवश्यकता नहीं है, जबकि विपक्ष दावे कर रहा है कि इतनी आवश्यकता है और आपूर्ति इतनी है।
मांग और आपूर्ति में जो असंतुलन पैदा हो गया है उसके कारण देखिए काला बाजारी भी हो रही है और किसान धक्के खा रहे हैं। तो सरकार का इस स्थिति पर भी देखना चाहिए। धान की खरीद के मामला भी काफी गंभीर है। तो कुल मिला के देखा जाना चाहिए कि सरकार किसानों के हित में दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर कितना अमल होता है ये देखने वाली बात है। जी देवेंद्र, एक और बात जो निकलकर सामने आई, सरकार चाहती है कि कमजोर तबके को अपने साथ जोड़े रखे। और मुझे याद है वीरेंद्र जी ने एक आंकड़ा भी दिया था, प्रदेश में कमजोर तबका आर्थिक तौर पर या किसी भी तौर पर उसको देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आता है। जो गरीब है या आर्थिक तौर पर कमजोर है, उन लोगों को साथ लेकर सरकार चलना चाहती है, ये इसमें दिखाया गया है। कैसे साथ लेकर चलेंगे, उनके लिए कौन सी स्कीम्स लाई जाएंगी या कौन सी स्कीम्स पहले काम कर रही हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा, बढ़िया बनाया जाएगा? देखिए पंकज, कमजोर वर्ग हम उनको कहते हैं जो एक तो जो एससी वर्ग है, जिनको ये मानते हैं कि तरक्की में या पढ़ाई लिखाई में या संपन्नता में वो लोग पीछे हैं, जो रिजर्वेशन कोटे में आते हैं, एससी हो गया। एससी में हमने देखा था विधानसभा चुनाव से पहले, तब टेम्परेरी मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी ने कहा था एससी का जो रिजर्वेशन है उसका वर्गीकरण किया गया था और उसका बहुत फायदा भी मिला है। बीसी ए और बीसी बी इसका वर्गीकरण पहले से है, चौधरी भजनलाल के टाइम हुआ था कि जो रिजर्वेशन में थे उनका कुछ ये कहना था जो क्रीमी लेयर होती है, बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन पाकर बहुत सारे लोग आगे निकल गए, आईएएस आईपीएस बन गए, उनके बच्चे बन गए। तो जो उसी तबके का जो निचले स्तर का ये लोग थे, जो पढ़ाई लिखाई नहीं थी, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पढ़ नहीं पाते थे, तो वो लोग पीछे रह जाते थे। तो बीसी ए और बीसी बी का इन्होंने पहले चल रहा था, लेकिन इस बार एससी में भी वर्गीकरण ए और बी का हो गया, जिसका बीजेपी को बहुत फायदा मिला। इसके अलावा बैकवर्ड और ओबीसी का जो आरक्षण है, मेरे को लगता है जो मुख्यमंत्री का फैसला हरियाणा में हुआ था, ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, 30% वोटर्स ओबीसी है हरियाणा में और एससी का 20%। ये दो वर्गों को ही ले ले तो इनमें आप देखिए 50% तो इन्हीं का हो गया रिजर्वेशन। और उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए, सरकार उनके लिए भी करती है। गरीब प्लॉट की बात है, 100 गज का, जो गरीब लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है लेकिन उनकी बीपीएल परिवार से आते हैं, कमाई नहीं है, वो मुफ्त मकान दे रहे। और राशन वाली जो योजना है, आप देखिए जो गरीब तबका था, मोदी सरकार ने कितने 2-3 साल हो गए कोरोना काल से, उसके बाद भी उनको राशन फ्री मिले। तो ऐसे तबकों को मदद के नाम के ऊपर तो उठाया गया, सरकार ने अपना फर्ज भी निभाया, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक भी उस पर निर्भर करता है और वो फायदा इन चुनाव में सरकार को मिला भी है। शायद इस वजह से सरकार चाहती है जो कमजोर है, जो दलित है, एससी है, ओबीसी है, बीसी है, उन लोगों को साथ लेकर चले ताकि उनमें भी संपन्नता, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, नौकरियां कर रहे हैं, संपन्न हैं, शिक्षित हो गए हैं, उनके साथ उनको भी लेकर चला जाए। लेकिन इसका छिपा हुआ मकसद ये भी है कि वो वोट बैंक की जो राजनीति कोई भी पार्टी करती है, ऐसा भी किया गया है और शायद वो वायदा फिर दोहराया गया है। जी महेश, आपके पास आ रहा है, दो चीजें हैं, एक तो आप कमजोर तबके को मजबूत करना चाहते हैं और एक औद्योगिक क्षेत्र में आप और ज़्यादा इजाफा, यानी कि जितना इंडस्ट्रियल एरिया आपके पास है, इंडस्ट्रीज आपके पास है, उसमें और द्वार खोलना चाहते हैं और आप उद्योग यहाँ पर लाना चाहते हैं, लोगों को यहाँ पर निवेश करने के लिए आकर्षित करना चाहते हैं। इससे उद्योग तो बढ़ेंगे, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसको लेकर रोड मैप क्या दिखाई देता है? इससे पहले जो काम हुआ, क्या वो संतुष्ट करने वाला काम है या फिर उसमें कमियां रहीं, आगे और बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बीते 10 सालों का जिक्र करें तो औद्योगिकरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को निराश किया। ये औद्योगिकरण नहीं माना जा सकता कि एक बड़े लैंड बैंक को आप जो है किसी बड़ी एमएनसी कंपनी के हवाले कर दें और उनकी नजर जो है रोजगार से ज्यादा गुरुग्राम की बेशकीमती जमीन पर हो, सरकार के रेट पर वो जमीन ली जाए और उसके बाद बेशकीमती जमीन जो है एक प्राइवेट कंपनी एमएनसी को दे दी जाए और रोजगार के सृजन की जहां पर बात की जाती है, लेकिन रोजगार के नाम पर सिर्फ लैंड बैंक का एक्वाइजेशन जो है वो ही देखने को मिलता है। एक तरीके से लैंड ग्रैबिंग जो है प्राइवेट कंपनी कर लेती है और वो भी सरकार के जरिए। ये सब कुछ हमने होते हुए देखा है। बीते 10 सालों का जिक्र किया जाए तो औद्योगिकरण के नाम पर जो विकास हरियाणा प्रदेश का होना चाहिए था वो नहीं किया गया और इसका खामियाजा हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार की कमी के रूप में झेलना पड़ा है। अब सरकार ने इसे अपनी प्राथमिकता में लिया है और नई सरकार बनने के साथ ही तीसरे कार्यकाल में ये कहा है कि हरियाणा प्रदेश का औद्योगिकरण किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, किस तरीके से
से रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा किए जाएं, ये सरकार अब देखना चाहती है। तो काफी सारे नीतिगत फैसले यहां पर करने की जरूरत पड़ेगी। सारा का सारा जो लैंड बैंक है, जो एमएनसीज है, वो मांगती हैं गुरुग्राम में और दिल्ली और एनसीआर के साथ लगते हैं हरियाणा प्रदेश के इलाके में ही ये जमीन की मांग जो है इन एमएनसी कंपनियों की तरफ से सरकार के सामने रखी जाती है और किसी सेटिंग के चलते ये जमीन जो है इन कंपनियों को मिल भी जाती है। लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे मैं महेंद्रगढ़ के इलाके की बात करूं या नांगल चौधरी के इलाके की बात करूं, चाहे मैं सिरसा जिले के डबवाली के इलाके की बात करूं या जींद, जहां से काफी सारे हाईवेज तो निकाल दिए गए, वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप लगाने के जिक्र भी और सपने भी काफी ज्यादा दिखाए गए, लेकिन अभी तक एक भी इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वहां पर देखने को नहीं मिली। तो औद्योगिकरण एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार के सामने खड़ा है। अब किस तरीके से दिल्ली और एनसीआर से उस औद्योगिकरण को बाहर निकालकर हरियाणा प्रदेश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाएगा, कैसे जो है रिमोट इलाकों में रोजगार के अवसर जो है प्राइवेट कंपनियों के जरिए सरकार पैदा करेगी, ये सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। चाहे वो रिलैक्सेशन के जरिए करें और चाहे किसी भी तरह की दूसरी सब्सिडी के जरिए करें, लेकिन ये जो रोजगार के अवसर देने की जो बात सरकारों की तरफ से की जाती है वो गुरुग्राम से शुरू होती है और रेवाड़ी के इलाके पर खत्म हो जाती है और वहीं हाईवेज के करीब और दिल्ली के सटे इलाकों में ही ये जो जमीन है सरकार से प्राइवेट कंपनियां हासिल करती हैं और उसके बाद फायदा सिर्फ कंपनियों का होता है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को वहां तक ना तो पहुंच होती है और ना ही वहां रोजगार के अवसर उन्हें मिल पाते हैं। जी, नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि अब जॉब सिक्योरिटी का विधेयक पेश किया जाएगा, यानी कि युवाओं पर फोकस सरकार करना चाहती है और युवा ही ताकत होते हैं किसी प्रदेश या देश के। वीरेंद्र जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। कमजोर वर्ग को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता में है, दर्शा दिया गया। नौकरी के मामले में जॉब सिक्योरिटी का विधेयक पेश करेंगे, लाएंगे, यानी कि आप जॉब देंगे। उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। जिस तरह से औद्योगिकरण अभी तक हुआ है उसमें कई सवाल पहले से उठते रहे हैं कि कुछ चुनिंदा इलाकों में कुछ चुनिंदा कंपनियों को, कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में तमाम चीजें थमा दी गई। उससे अलग इतर चाहते हैं लोग कि कुछ बेटर हो, कुछ बढ़िया हो। आप क्या देखते हैं? देखिए, अब जो राज्य की 67% आबादी है, यानी कि लगभग 70% मान लीजिए, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। वो बिलो पॉवर्टी लाइन का दायरा रखा हुआ है सरकार ने। 1,80,000 जिनकी आय है और उसको बढ़ाकर 3 लाख भी किया गया, जिनको ओल्ड एज पेंशन भी दी जाती है, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। तो ये देखिए कि एक तरफ तो हमारे जो है बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब सरकार के योजनाओं पर लोग जो आश्रित हैं, जो लाभार्थी हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और दूसरी देखिए, अब युवकों को जो है रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है, सरकार कितनी नौकरियां दे पाएगी। और इसके अलावा जो उद्योगों का विकास है, देखिए सरकार ने इन्वेस्टर्स मीट की, मनोहर लाल जी के कार्यकाल में भी हुआ, लेकिन कितने उद्योग आए, बाहरी विदेशी मुद्रा कितनी आकर्षित कर सके, कितने उद्योग यहाँ आए, ये काफी चर्चा का विषय है। लेकिन सरकार के प्रयास तो हैं, मतलब प्रयासों पे हम कोई प्रशंसा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कितने उद्योग आए, वास्तव में कितने उद्योग यहाँ आए। तो मतलब ये एक तरह की बात है कि रोजगार के जो पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। आप यहाँ के युवकों को बाहर भेज रहे हैं, दूसरी दिशाओं की सेनाओं में शामिल करने के लिए वहां उनको भेज रहे हैं। तो मतलब जो यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध करना चाहिए थे, अवसर पैदा करने चाहिए थे, वो नहीं पाए। जो उद्योग यहाँ पनपे हैं उसमें कोई सरकार का योगदान नहीं है। जो उद्योगपतियों ने अपने उद्योग लगाए हैं, उनकी उद्यमशीलता है, उनके अपने प्रयास है, अपने प्रयासों से उन्होंने उद्योगों को पंख लगाए हैं। तो हर क्षेत्र का जो उद्योग है अगर वो बढ़ रहा है तो उसमें सरकार का योगदान नहीं है। देखिए, औद्योगिक नीति बनाई गई, उद्योग नीति बनी, लेकिन उसका कितना लाभ हुआ? सरकार ने बड़ा प्रचार किया, लेकिन कोई लाभ मिला नहीं। कोई योजनाओं को बताने के लिए जो सरकारी एक प्रयास होना चाहिए था, उस स्तर पर प्रयास नहीं हुआ। तो मतलब अब अपेक्षा की जानी चाहिए कि सरकार ने, जब तीसरी बार सरकार बनी है तो इसका महत्व भी समझा जाना चाहिए, सरकार ने भी समझा है। तो इसलिए अब जो सरकार युवाओं पर भी केंद्रित कर रही है, ध्यान कर रही है, किसानों पर भी है और महिलाओं पर भी। देखिए, आप उनको 2100 रुपए दे दीजिएगा, मान सम्मान राशि दे दीजिएगा, जब तक आप उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये योजनाएं जो है ऐसी रह जाएंगी, ये मात्र रेवड़ियां ही मानी जाएंगी। क्योंकि जब दूसरी सरकारें करती हैं, दूसरे राजनीतिक दल करते हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह भी उठाए जाते हैं। तो ऐसे आत्मनिर्भर बनाने की बात है, तो माना जाना चाहिए कि सरकार इस दिशा में अग्रसर होगी। नई योजनाओं को जो है कार्य रूप दिया जाएगा, जो योजनाएं घोषणा की जा रही है वो उनको जंगली जामा पहनाया जाएगा। जी दिव्य, छोटा सा जवाब आपसे चाहिए होगा, क्योंकि आप उस इलाके से आते हैं जहां उद्योग है, जहां पर काम धंधा है, जहां पर रोजगार के लिए लोग भटकते भी दिखाई देते हैं और कुछ लोगों को रोजगार मिल भी पाता है, बाकी जिलों में बात वैसी होती नहीं है। उद्योग नीति पर सवाल होते रहे हैं, अभी वीरेंद्र जी ने भी कहा कि उद्योग नीति लाए। अब आप जॉब सिक्योरिटी को लेकर आप कह रहे हैं कि हम एक बिल लाएंगे और इस हिसाब से आपको जॉब देंगे। देखिए पंकज, जहां तक उद्योगों की बात है, जो पुराने टाइम में उद्योग स्थापित हो गए, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नई जगह नहीं हो पा रही। दरअसल
अब जमीन बहुत महंगी हो गई है। पानीपत के कई उद्योगपति कहते हैं कि हम नई यूनिट, बच्चे बड़े हो गए जो है, अगर दो भाई हैं मान लो, परिवार में बंटवारा उन्हें, एक इंडस्ट्री लगाने के लिए करोड़ों रुपए की तो जमीन, और जितने की जमीन उतने का CLU। पंजाब के मुकाबले हरियाणा में CLU बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा टैक्सेस है गवर्नमेंट के, तो नई यूनिट लगाना बहुत मुश्किल है। जो बड़े कॉरपोरेट लोग आते हैं, हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ का निवेश करते हैं, वहां जो ज्यादा शिक्षित लोग हैं उनको नौकरी मिलती है, जो औसत है उनको नौकरी कम मिलती है। तो इंडस्ट्री के मामले में सरकार को छोटे कस्बों को और जगह को विकसित करना होगा, ताकि जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट से अपनी इंडस्ट्री खड़ा कर सके। अभी तक ये काम उन्हीं के हाथ में है जो बहुत पैसे वाले लोग हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। विधानसभा सत्र का आगाज पहले दिन राज्यपाल ने सरकार का रोड मैप अपने अभिभाषण के जरिए पेश किया है। अभी रोड मैप धरातल पर उतरना है। अगले 2 दिन इस अभिभाषण पर चर्चा होगी। देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ छन कर आता है, निकल कर आता है हरियाणा की जनता के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।